मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आपका स्वागत है हमारे खास शो एपिलेप्सी अवेयरनेस में। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2 या 3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे ज़रूरी, इसका इलाज कैसे संभव है, इस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर प्रवीण कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मिर्गी क्या होती है? तो जैसा कि आपने बताया कि मिर्गी, और इसे हम लोग एपिलेप्सी भी कहते हैं, ये एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमें बार बार सीजर्स होने की टेंडेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं रिकरेंट सीजर्स होने की टेंडेंसी होती है। और ये सीजर्स अनप्रोवोक्ड होते हैं, मतलब कोई फीवर या कोई ब्लड शुगर या कैल्शियम कम होने की वजह से नहीं होता है। फिर ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के एक्सेसिव डिसफंक्शन की वजह से होता है। तो इन शॉर्ट, मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स के डिसफंक्शन की वजह से होता है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन बीमारी है। सर, इसके बेसिकली कारण क्या हैं? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिर्गी के कारण अगर हम समझें तो इसका कारण हमारे ब्रेन के किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से हो सकता है। जैसे मान लें किसी को हेड इंजरी होता है तो उसके बाद में उनको सीजर्स या मिर्गी हो सकता है। ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस, इनकेफ्लाइटिस, आप लोग सुनते होंगे जापानीज इनकेफ्लाइटिस के बारे में, मेनिंजाइटिस के बारे में, उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, जिससे डिसरेगुलेशन होता है, जैसे अभी कुछ साल पहले कोविड के बाद हो रहा था, तो पोस्ट इन्फेक्शंस कंडीशंस भी होते हैं। कभी कभी कुछ टॉक्सिन्स या पॉइजन्स होते हैं, वो भी मिर्गी कॉज करते हैं। इसके साथ में कभी कभी बच्चों में ऐसा होता है कि जिसे हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन, ब्रेन ठीक से बना ही नहीं हुआ है, वो भी सीजर्स कॉज करता है। इसके साथ में कॉमन चीज़ें जैसे कि अगर शुगर कम हुआ, कैल्शियम कम हुआ, वो भी कॉज करता है। और लास्ट यही, कभी कभी कारण जो होता है जेनेटिक भी होता है, मतलब उनके जीन्स में होता है। जीन्स में होने की वजह से वो लोग एपिलेप्सी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। सर, मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी होता है, अहम चीज़ होती है हिस्ट्री फ्रॉम द पेरेंट्स, हिस्ट्री फ्रॉम द चाइल्ड, अगर चाइल्ड हिस्ट्री बताने के लायक में हो, या कभी कभी हिस्ट्री फ्रॉम द विटनेस, अगर मान लें किसी बच्चे को स्कूल में सीजर्स हो रहा हो तो उनके हिस्ट्री के पार्ट में हिस्ट्री में ही आता है, एक अहम रोल आता है हमारा वीडियो अकाउंट्स का और वीडियो रिकॉर्ड्स का। तो हमें कभी कभी वीडियोस भी अगर अवेलेबल होता है, जैसे स्कूल में अगर होता है तो हमारे स्कूल के जो सीसीटीवी कैमराज होते हैं या पेरेंट्स कभी कभी वीडियोस बना के रखते हैं, तो सारी चीज़ें हमें हेल्प करती है समझने के लिए कि ये जो इवेंट हो रहा है वो सीजर है, जो बाद में जो मिर्गी का पार्ट है सीजर है, या कोई नॉन सीजर लाइक फिनोमिना है। जैसे कभी कभी आप खड़े होते हैं, धूप में आप गिर जाते हैं, तो वो एक सीजर नहीं है, हो सकता है कि वो सिंपल फेंटिंग अटैक हो। या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लड देख करके फेंट हो जाते हैं, फिर वो सीजर का पार्ट नहीं है, वो एक फेंटिंग अटैक है फिर वो, ठीक है। तो इसीलिए एक हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें समझने के लिए कि ये एपिसोड जो हो रहा है वो सीजर है कि नहीं है। और उसके लिए हमें देखना होता है कि जिस पेशेंट को या जिस मरीज को या जिस बच्चे को ये इवेंट हो रहा है, वो इवेंट होने के पहले क्या कर रहा था। जैसे मान लिया उसको हमेशा सिर्फ खड़े होने पे होता है या ब्लड देख के होता है, तो हो सकता है कि वो सीजर ना हो, वो फेंटिंग हो। इवेंट के दौरान में क्या हुआ, वो दोनों हाथ पैर उसके टाइट हो रहे थे या किसी एक तरफ का हो रहा था वो, और इवेंट खत्म होने के बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें हेल्प करती है समझने के लिए, डायग्नोज करने के लिए वो एपिलेप्सी है या नहीं है, मतलब सीजर है या नहीं है। उसके बाद में हम लोग इसमें रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिसमें अहम रोल होता है ईईजी का। जैसे हम कॉमन भाषा में ईसीजी करते हैं हार्ट के टेस्ट के लिए, वैसे हम लोग ब्रेन के लिए ईईजी करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ब्रेन के ऊपर में, और ब्रेन के जो वेव फॉर्म्स होते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं।
मैक्सिमम टाइम में ये रिकॉर्डिंग जो होती है वो हाफ एन आवर या 1 आवर की होती है, लेकिन कभी कभी ये रिकॉर्डिंग हमारे 24 आवर्स की भी होती है या 7 डेज की भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन किसी को अगर बार बार एपिसोड हो रहा है और वो क्लीन नहीं है कि सीजर है या नहीं है, तो हम लोग ये रिकॉर्डिंग 7 डेज की भी करते हैं, ये देखने के लिए कि जब इवेंट हो रहा है तब उसके ब्रेन में किस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है फिर वो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमें एपिलेप्सी को सपोर्ट करने के लिए और किसी किसी कंडीशन में उसको डायग्नोज करने के लिए भी। उसके बाद में जैसे हमने कहा कि कारण के में कभी कभी ट्रॉमेटिक होता है या कोई ब्रेन का ट्यूमर होता है या कोई ब्रेन की इंजरीज होती है, तो उसको डायग्नोज करने के लिए फिर हम लोग MRI ब्रेन करते हैं। वो हमें बताता है कि ब्रेन की कंडीशन कैसी है उस कंडीशन में। अगर कोई इन्फेक्शंस का पार्ट होगा तो हम लोग रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच करते हैं। बॉडी में हमें लगता है कुछ केमिकल इम्बैलेंस है, मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज हैं, तो हम लोग उसमें कैल्शियम का या सोडियम का या शुगर का टेस्ट करते हैं। और लास्ट ये है कि हम लोग उसमें जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं, अगर किसी का अनएक्सप्लेन्ड एपिलेप्सी हो रहा है या कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है जिसको कि बार बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो एज ए क्लिनिशियन आपकी हिस्ट्री के साथ में आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें और क्या क्या टेस्ट करने की ज़रूरत है इन चीज़ों के लिए। ओके सर, इसके मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति को मिर्गी आया हुआ है? ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने बात करा कि एपिलेप्सी या मिर्गी एक ब्रेन का डिसफंक्शन है, तो अगर और एक ट्रांजिएंट डिसफंक्शन होता है, कुछ सेकंड्स के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी कोई सिम्टम आपको कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए हो, वो मिर्गी का कारण, मिर्गी का सिम्टम हो सकता है। जैसे अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए आप ना देख पाएं, कुछ सेकंड्स के लिए आपको अगर एबनॉर्मल स्मेल आ रहा हो, कुछ सेकंड्स के लिए आप सही से सुन नहीं पा रहे हो या कुछ आप डिफरेंट सुन रहे हो, ये सारी चीज़ें ब्रेन के सटल डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है और ये ब्रेन के मिर्गी का एक तरह का सिम्टम हो सकता है। जो कॉमन सिम्टम्स होता है जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि दोनों तरफ के जर्किंग करना या फ्रॉदिंग होना, हाथ पैरों का टेढ़ा होना, हाथ पैरों का टाइट होना, फेशियल ट्विच होना या आइज ब्लिंक करना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है जिससे कि मिर्गी को पहचाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिम्टम्स बहुत ही सटल होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट या कोई बच्चा आपसे बात करते करते कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया, वो स्टेयर कर रहा हो फिर वो, या अगर मैम कुछ क्लास में पढ़ा रही हैं कुछ चीज़ों को मिस कर जाए या बोलते बोलते कुछ सेकंड्स के लिए वो रुक जाए, तो ये भी अपने आप में एक सीजर का पार्ट हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि एब्सेंट सीजर्स, वो अपने आप में कुछ सेकंड्स के लिए एब्सेंट हो गया फिर वो। सर ये आपने काफ़ी अनयूजुअल सिम्टम बताया है। हाँ, कि सिर्फ स्टेयर करना या ऐसे देखना, लॉस्ट हो जाना, ये भी मिर्गी है पार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो नेबरिंग स्कूल से आते हैं या पेरेंट्स लेकर के आते हैं कि मेरा बच्चा पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब उसकी परफॉर्मेंस कम होते जा रही है, और जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो क्लास में कुछ कुछ सेकंड्स के लिए काफ़ी दफ़ा उन चीज़ों को मिस कर जाता है, क्योंकि वो स्टेयर करने लगता है, वो अपने आप में खो जाता है या वेकेंट हो जाता है, एंड पॉसिबली उसको स्मॉल स्मॉल इस तरह के सीजर्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं फिर वो। तो ये भी अपने आप में एक सीजर होता है, अपार्ट फ्रॉम जो कॉमन हम समझते हैं जिसमें कि उनको जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, दोनों हाथ पैर का टाइट होना या दोनों हाथ पैर का जर्क होना, ऐसा होता है फिर वो। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि ये चीज़ें मेरे साथ पहले हो चुकी है, डेजा वू काइंड ऑफ फिनोमिना, या ये चीज़ें मुझे पहले से, ये स्मेल में पहले आ चुकी है, ये बातें मैंने पहले सुन रखी हैं, ये भी कभी कभी मिर्गी के सिम्टम्स होते हैं। तो इन ए नटसेल कभी भी कोई चीज़ आपको कुछ सेकंड्स के लिए हो, कुछ मिनट्स के लिए हो, जो ब्रेन के डिसफंक्शन का पार्ट हो, तो ज़रूर आपको अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्स्ट में लेके आना चाहिए, एंड देन ही कैन डायग्नोज, ही कैन टीज आउट कि वो सीजर्स का पार्ट है या सीजर्स का पार्ट नहीं है। सर इसका क्या उपचार उपलब्ध है? देखिए, मिर्गी का एक बार अगर आपने उसको सही तरीके से डायग्नोज कर लिया बेस्ड ऑन द हिस्ट्री और जो हमने अभी इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करी, तो उसके लिए मेडिकेशंस पॉसिबल हैं। पहली चीज़ ये होती है कि अगर किसी को ज़रूरी नहीं कि हर मिर्गी के पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत पड़े ही, अगर मान लिया किसी को सिम्टम्स काफ़ी दिनों के गैप पे होता है, एक साल के गैप पे हो रहा है या 2 साल में एक बार उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो उनको डेली दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी को अगर फ्रीक्वेंट एपिसोड सीजर्स के होते हैं तो उन्हें हमें मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना होता है। यूजुअली हम कहते हैं मिर्गी जब किसी को 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा सीजर्स आते हैं, जैसा कि आपने बताया फिर वो, तो कुछ साल पहले तक मेडिसिन इसके लिए लिमिटेड थी,
हार्डली 7-8 मेडिसिन थी, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास मोर देन 30 मेडिसिन हैं जो कि इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरह का सीजर्स है, अगर जनरलाइज्ड सीजर्स होता है तो उसमें हमारे आपके डॉक्टर कुछ अलग तरीके के मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अगर फोकल होता है तो उसमें कुछ अलग तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। तो वो मेडिसिन इसके लिए हैं जो कि वो इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन के अलावा भी अगर किसी को सीजर्स आते रहते हैं तो मेडिसिन चेंज की जाती है या कुछ मेडिसिन नई ऐड की जाती हैं उसके साथ में। तो एक मेडिसिन का पार्ट हो गया। सेकेंड हो गया कि मेडिसिन के अलावा भी मिर्गी को रोकने के लिए अलग तरीके के उपाय हैं। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे खान पान के तरीके से, जिसे हम लोग डाइट थेरेपी भी कहते हैं, कीटोजेनिक डाइट थेरेपी, जिसमें कि हाई फैट डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट होता है एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मतलब आप जो कार्ब्स वाले फूड हैं कम करते हैं और प्रोटीन की और फैट की मात्रा बढ़ाते हैं, वो भी हमें सीजर्स में काम आता है उसके लिए। और अगर किसी का सीजर के कारण कोई ब्रेन में ट्यूमर है या ब्रेन में कोई मास है या कोई ऐसा एरिया ब्रेन में है जो हम सर्जिकली निकाल सकते हैं तो सर्जरी भी है उसके साथ में। तो ये तमाम उपाय हैं जो कि मेडिसिन से लेकर के सर्जरी तक में इस्तेमाल की जा सकती हैं मिर्गी के मरीज को आज की तारीख में बेहतर बनाने के लिए, उनके सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर सर, मिर्गी से जुड़ी लोगों के बीच में क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों की कमी नहीं हुई है। ऑल्दो हम 20th, 21st, मे बी 22nd सेंचुरी की तरफ में जा रहे हैं, बट अभी भी हम देखते हैं कि मिर्गी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग कॉमन है। और ये हर सेक्शन सोसाइटी में है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे पास में विलेजेस से आ रहे हैं, रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनके पास में ही है। जो लोग अर्बन प्लेसेस हैं उनके पास में भी इस तरह की मिथ्स हैं। और अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझना चाहूँ तो पहला मिथ ये है या समझने में है कि मिर्गी एक सुपर नेचुरल प्रोसेस है। मतलब जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन लोग ये अभी भी समझते हैं कि मिर्गी एक सुपर नेचुरल है। ये किसी का वो मिर्गी का जो पेशेंट है वो पोसेस्ड है बाय सम डिवाइन और बाय डेविल ऑन द पार्ट, जो कि टोटली गलत है। साइंस कहती है कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, और ये काफ़ी दफ़ा फुलफिल भी हो चुका है। सेकेंड, ये भी समझते हैं कि मिर्गी के जो मरीज होते हैं वो कभी ठीक नहीं होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि आज की तारीख में मिर्गी के ऑलमोस्ट अराउंड 70% जो पेशेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से बेहतर हो जाते हैं। ऑल्दो क्यूरेबल है, ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि मिर्गी आप किस कारण की वजह से है, किस टाइप की है, बट मैक्सिमम पेशेंट जो मिर्गी के होते हैं वो ठीक हो जाते हैं फिर। थर्ड कॉमन चीज़ ये भी होती है कि मिर्गी के जो पेशेंट्स इनको की सीजर्स आ रहा है तो लोग आज की तारीख में भी डू समथिंग अननेचुरल, जैसे कि माउथ के अंदर में उन्होंने स्पून रख दिया या माउथ के अंदर में उन्होंने उसको फिंगर डाल दिया, ठीक है, या कभी कभी अनियन रख देते हैं नोज के पास में। पीपल प्लेस लेदर आल्सो इन फ्रंट ऑफ द नोज। ये चीज़ें भी चलते आ रही हैं अभी तक में, और अभी भी वो पेशेंट्स मिलते हैं जिनको किस तरह की चीज़ें दी गई हैं जो कि पूरी तरह से गलत है। लोगों को पता होना चाहिए कि मिर्गी के दौरान हमें कैसे उसको फर्स्ट एड देना है, कैसे हमें पेशेंट की सहायता करनी है जिससे कि उसका एयरवे, उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो। सर, ये जो आप बता रहे हैं केसेस, ये सिटी से भी आते हैं कि सिर्फ गांव तक ही सीमित है? नहीं, ये केसेस तो सिटी से भी हैं। इसीलिए जो मिर्गी का पार्ट है ये हमारे आसपास में भी इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ से लोग इस तरह की चीज़ें करके आते हैं। ऑल्दो चीज़ें पहले से कम हुई हैं, लेकिन स्टिल उनके बारे में लोगों को समझने की या जानने की ज़रूरत है उस पार्ट के साथ में। ये भी समझते हैं लोग कि जिन बच्चों को या जिन पेशेंट्स को मिर्गी होता है वो लोग हमेशा मेंटली रिटार्डेड होते हैं या इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंट होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम पेशेंट जो मिर्गी के होते हैं वो हमारे और आपके तरह एक नॉर्मल रोज़मर्रा के लाइफ लीड कर पाते हैं उसके साथ में। सर, इसी पर मैं पूछना चाहूँगी कि क्या टेंशन और स्ट्रेस मिर्गी के कारण हो सकते हैं या उससे बढ़ता है मिर्गी? तो इसका एक सिंपल आंसर नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्मॉल एलिमेंट स्ट्रेस और टेंशन का होता ही है फिर वो, ठीक है। अब बच्चों में भी होता है उनके साथ में। तो डेफिनेटली अगर आपका क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिक टेंशन है, तो वो हमें मिर्गी को बढ़ा सकता है। और ऐसा हमारे रिसर्च में पाया गया है फिर वो कि जिन लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक टेंशन होता है, तो बॉडी के अंदर में हमारे ऐसे न्यूरोस्टेरॉइड्स या केमिकल्स बनते हैं जो हम कॉर्टिसोल वगैरह का पार्ट करते हैं, न्यूरोस्टेरॉइड बात करते हैं, जो हमारे सीजर्स की टेंडेंसी को बढ़ाता है फिर।
एक्यूट स्ट्रेस नहीं, लेकिन हाँ क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे सीजर की टेंडेंसी को बढ़ा सकता है। सेकेंड चीज़ ये भी होता है कि जब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप भी कम होती है, और स्लीप का कम होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कारण है सीजर्स को लेकर के आने का। तो अगर स्लीप कम होगा तो सीजर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये भी होता है लोगों में कि इससे काइंड ऑफ लाइक फीडबैक मैकेनिज्म, जिन लोगों को सीजर्स एपिलेप्सी होती है उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ डेफिनेटली हैविंग द क्रॉनिक कंडीशन और बार बार मेडिसिन लेने की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक ब्रदर सिस्टर की तरह है। जिन लोगों को एपिलेप्सी होती है उनको स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, चांसेज होते हैं, और जिनको स्ट्रेस क्रॉनिकली अगर रहता है तो उनको सीजर्स आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर हमारे पास में किसी को बार बार सीजर्स आ रहा हो तो हम उसका अंडरलाइंग कॉज को देखें। अगर कोई स्ट्रेस है, कोई सिचुएशनल है या कोई एकेडमिक स्ट्रेस है तो उसको हम उसको मैनेज करें। सर, क्या मिर्गी के लिए जिंदगी भर दवाइयाँ या इलाज लेना पड़ता है? हाँ, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये भी अपने आप में एक मिथ है कि लोगों की एक बार मेडिसिन शुरू होती है तो कहीं बंद नहीं होती है। और जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि ये ब्रीफ आंसर उसका नहीं। मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे मिर्गी के होते हैं उनकी दवाएं 2 या 3 साल तक चलती है। ऑलमोस्ट 20% पेशेंट जो मिर्गी के होते हैं वो 2 या 3 साल की दवाएं लेने के बाद में उनके बाद उनको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ कम परसेंटेज पेशेंट्स ही ऐसे होते हैं जिनको कि मेडिसिन उसके बाद में लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोई जेनेटिक एपिलेप्सी हो या किसी का सिग्निफिकेंट या माल फॉर्मेशन हो ब्रेन का, ब्रेन ठीक से ना बना, उनमें लेने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट्स की जो दवाएं होती हैं वो 2 या 3 साल तक के लिए ही होती हैं। सर, इस पर आगे मैं पूछना चाहूँगी कि क्या मिर्गी का पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकता है? जरूर। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स हमारे मिर्गी के होते हैं वो हम आप जैसे ही होते हैं और उनको नॉर्मल वॉक्स ऑफ लाइफ में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। जैसा हमें अपने आप में डिसिप्लिन रहना चाहिए, नॉर्मल टाइम पे सोने का, नॉर्मल टाइम पे उठने का, फूड वगैरह मिस ना करने का, एक्सेसिव स्क्रीन ना देखने का, उस तरह की चीज़ें उन्हें भी परहेज करने की ज़रूरत पड़ती है। एक नॉर्मल जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं वो उनके साथ में भी होते हैं। हाँ, कहीं हम लोग उनको डेफिनेटली गाइड करते हैं कि लॉन्ग आवर्स, स्पेशली लॉन्ग नाइट आवर्स वाले जॉब्स ना हो जहाँ पे आपको रात में जग के रहने की ज़रूरत हो, या डेंजरस एक्टिविटीज़ वाले पार्ट ना हो, जैसे वाटर स्पोर्ट्स का पार्ट ना हो। अदर मैक्सिमम केसेस में वो एक नॉर्मल लाइफ जैसे हम और आप रहते हैं वैसा वो लीड कर सकते हैं, नोइंग ऑल द प्रिकॉशंस कि मुझे कैसे अपने आप को डेंजरस एक्टिविटीज़ से और डेंजरस प्लेसेस से अपने आप को सेफ रखना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एपिलेप्सी को लेकर रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं? देखिए, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था कि पहले कुछ साल पहले तक हमारे पास में काफ़ी कम मेडिसिन थी। जैसे जब मैं पीजी कर रहा था तो हमारे पास में हार्डली 5 या 6 मेडिसिन हुआ करते थे जो सीजर में यूज़ किया करते थे हम लोग फिर वो, और आज की तारीख में मोर देन 30 मेडिसिन आ गई हैं। रिसेंटली भी हमारे कंट्री में लॉन्च हुई है कैनाबिडियोल, जिसे हम लोग कहते हैं हेम्प ऑयल के नाम से जो जानते हैं, जो कि सीजर्स में और एपिलेप्सी में यूज की जाती है फिर वो। तो बहुत सारी नई नई मॉलिक्यूल्स आ गई हैं जो कि हमें एपिलेप्सी को ट्रीट करने में उससे हेल्प मिल रहा है फिर वो। दैट इज़ द वन थिंग। सेकेंड चीज़ ये है उसके जो सेकेंड पार्ट था कि अलग तरीके से ट्रीट करने का, जैसे कि एक वेगल नर्व स्टिमुलेशन होता है जिसमें कि हम लोग ब्रेन के वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके सीजर को स्टॉप करने की, सीज करने की का पार्ट करते हैं। सर्जरी का पार्ट आ गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है एज़ कम्पेयर टू पहले के हिसाब से। ये तो हमारे ट्रीटमेंट के साथ में आ गया, और डेफिनेटली डायग्नोसिस के मामले में पिछले 1 दशक में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जो हमारी डायग्नोस्टिक कैपेबिलिटीज़ है ईईजी के बेसिस पे, एमआरआई के बेसिस पे, या आगे बढ़ करके हम लोग पेट स्कैन करते हैं उनके बेसिस पे, या बहुत सारे मॉलिकुलर जेनेटिक टेस्ट आ गए हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थे उनके बेसिस पे। तो इन नटसेल हमारी डायग्नोसिस भी एपिलेप्सी की पहले से काफ़ी डेवलप्ड हो गई है। नए नए टेस्ट आ गए हैं जो हमें एपिलेप्सी को डायग्नोज करने में और उसके कारण को समझने में हेल्प कर रहे हैं, जो पहले उतना इजीली अवेलेबल नहीं था। और डेफिनेटली मैनेज करने के लिए हमारे पास में मैक्सिमम और ज़्यादा वीपन्स आ गए हैं, मेडिसिन के तरीके से भी और नॉन मेडिकल तरीके से भी। सर, क्योंकि आप एक पीडियाट्रिक हैं, बच्चों में आपने कोई एक ऐसा स्पेशल केस या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? बहुत सारे केसेस, बच्चों में बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि
लोग उसे समझते नहीं है कि वो एपिलेप्सी है और वो एपिलेप्सी की तरह होता है। और क्योंकि ऐसा भी होता है जिसमें कि वो एपिलेप्सी की तरह ट्रीट होता रहता है लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं होता है, जिसमें बात कर रहा था फेंटिंग एपिसोड्स की तरह या पैनिक एपिसोड्स जो होते हैं या नॉन एपिलेप्टिक कंडीशंस, एंजाइटी जो होता है। एक मुझे जो इंटरेस्टिंग केस याद आ रहा है जो कुछ महीने पहले हमने देखा था, जिसमें कि एक बच्चे को स्कूल से बाहर निकलना पड़ा बिकॉज सडनली वो क्लास में खड़े होकर के अब्यूज करने लगता था। Oh my God. सो all I mean around him felt कि he is slightly abusive on the part. लेकिन जब हमने उसको देखा और हमने उसको उसकी आगे टेस्ट करी based on the history part, तो we found कि he was having basically a seizure part. तो उसको एक सीजर होता था जिसमें कि कुछ मिनट्स के लिए उसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती थी और वो एक अब्यूजिव लैंग्वेज में बात करने लगता था। फिर हम लोगों ने उसकी मेडिसिन डाली, उसमें मेडिसिन डाला, मेडिसिन का कंटिन्यू हुआ और उसके एपिसोड्स बंद हो गए। ओके। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ सिम्टम्स या जो कुछ आपके साथ में जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको लीक से अलग हट कर लगे तो डेफिनेटली उसको एक बार क्लिनिशियन को दिखाना चाहिए, देखने के लिए कि कोई उसका न्यूरोलॉजिकल बेसिस तो नहीं है, कोई उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल तो नहीं है उस पार्ट से। सर, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश या कोई सुझाव देना चाहेंगे? ये मैं कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बच्चों में काफ़ी कॉमन है। पेरेंट्स को लगता है या केयर गिवर्स को कि बच्चों में नहीं हो सकता है, बच्चों में काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट बच्चों में और एक ओल्ड एज में मोर देन 65 ईयर्स में ये कॉमन होता है। ज़रूरी है हमें एपिलेप्सी को सही से डायग्नोज करने के लिए हम सबको पता होना चाहिए कि अगर एपिलेप्सी किसी को हो रहा है, सीजर हो रहा है, तो हम उसे कैसे फर्स्ट एड दें, कैसे हम उसे सपोर्ट करें सीजर के दौरान में, उसको लिटा दें, एक करवट कर दें, नेक ओपन करें जिससे उसको ब्रीथ करने में आसानी हो, उसका माउथ क्लीन कर दें और कोई भी चीज़ उसके माउथ में ना डालें उस पार्ट के साथ में। एपिलेप्सी के मरीज को हम लोग सही तरीके से सपोर्ट करें। एक एपिलेप्सी के पेशेंट का, मरीज का एपिलेप्सी एक पार्ट होता है, लेकिन उसके अलावा जो उनका सेकंड पार्ट होता है, उनकी लाइफ, उनका करियर, उनकी एकेडमिक्स, उन चीज़ों में उनको एक सोशल सपोर्ट मिले उस पार्ट के साथ में। और हम ये समझें आज की तारीख में कि एपिलेप्सी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ये ट्रीटेबल बीमारी है, इसको मेडिसिन के साथ में ट्रीट किया जा सकता है। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं एपिलेप्सी के या मैक्सिमम पेशेंट एपिलेप्सी के होते हैं वो दवाओं के बाद में ठीक रहते हैं, दे कैन लीड अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ ऑन द पाथ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। धन्यवाद।